तो फिर शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट और बेहतरीन कुछ अमेजिंग मिस्ट्रीज़ के साथ, कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज़ के साथ, कुछ क्या कहते हैं अलग पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों के ऊपर। तो किस कहानी से शुरू किया जाए, किस थ्योरी से शुरू करी जाए इस पॉडकास्ट की शुरुआत? थ्योरी तो आज ऐसी है कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था, है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि आज मैं कुछ ऐसा सोच के आया हूँ, लेकिन हाँ कुछ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तेरा जो पर्सपेक्टिव है तू बताइए, मेरे को जो लगता है मैं वो बताऊंगा। बाकी जो दोस्त हमारे देख रहे हैं उन्हें कैसा लगता है सुन के, बाकी वो अपना पर्सपेक्टिव कमेंट सेक्शन ठीक में है। शेयर कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं कल एक बंदे का वीडियो देख रहा था, वो डॉक्टर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँगा तो उसमें आएगा? किसमें? नहीं, ऑडियो नहीं आएगा उसमें। ऑडियो नहीं आएगा? हाँ, हम लगा भी नहीं सकते। वीडियो लगा सकते हैं उसका इंस्टाग्राम से, अगर तू मेरे को डाउनलोड करके दे देगा तो लगा सकते हैं। चल ठीक है, मैं तेरे को दे दूंगा, लगा दियो, ठीक है। तो मैं तेरे को ना वो वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। हाँ, अगर यहाँ प्ले करेगा तो मे बी माइक में रिकॉर्ड हो सकती है आवाज़ उसकी, तो हम वीडियो प्ले करवा देते हैं। ओह, ये गया वीडियो, ये रहा वीडियो। तो ये वीडियो है इस बंदे का, है ना। ये एक डॉक्टर है। ओके, वॉल्यूम नहीं, वो चलेगा नहीं ना उसमें, इसमें नहीं आने का। ओके, बट अभी तो आवाज़ आ रही थी ना इसकी, कनेक्टेड है ना उसमें। ओके ओके, एक मिनट। यहाँ मुझे लग रहा है पीछे से ऑक्स निकाला था मैंने टीवी का। नहीं, तो मे बी पीछे ऑक्स नहीं है। ओके जी, ठीक है। मैं ऑडियो नहीं आ रही तो हाँ ठीक है, तू बता मेरे को क्या क्या रहा है ये वीडियो में। ये जो बंदा है ये कहना चाह रहा है कि जो हम सांस लेते हैं वो एक्चुअल में हम किस चीज़ से ले रहे हैं। हमें लगता है जो हमारी स्टडीज़ हुई हैं उसमें बताया गया कि हम जो सांस लेते हैं वो हम अपने लंग्स में स्टोर करते हैं और फिर उसको एक्सेल कर देते हैं। इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत स्टडी है, वो बंदा ऐसा कह रहा है। अच्छा, ये बंदा ऐसा बोल रहा है कि ये गलत बताया गया, गलत बताया गया है। हाँ, तो कि लंग्स के थ्रू हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, लंग्स से हम सांस ले रहे हैं, गलत बताया गया। ऐसा ये आई थिंक ये एक अफ्रीकन रिसर्चर कहीं साइंटिस्ट है कि नहीं हमें नहीं पता, बट एक अफ्रीकन रिसर्चर बंदा जिसने इस चीज पे रिसर्च करी और ये बता रहा है कि जो भी आज तक स्टडीज हुई हैं उसमें बताया गया है कि लंग्स से हम सांस लेते हैं। तो ये कह रहा है कि वो गलत चीज़ है वो। ओके। और एक्चुअल में जो सांस लेने का जो प्रोसेस है वो ये कह रहा है कि हम लोग जो सांस लेते हैं, जो लंग्स है वो काइंड ऑफ एक चैम्बर की तरह काम करता है। ठीक है। तो सांस अंदर गया और यहाँ से जो हवा हमने भरी है उसमें से जो ऑक्सीजन थी वो फिल्टर होके हमारे जो है ब्लड जो सेल्स होते हैं उनमें स्टोर हुई और वो लेके सीधा ब्रेन तक जा रहे हैं। यानी कि जो सांस ले रहा है वो एक्चुअली हम नहीं, हमारा ब्रेन ले रहा है। कहने का मतलब ये है। और वो बंदा ये भी कह रहा है कि खाली सांस लेने तक सीमित नहीं है ये चीज़ें। अगर आप किसी को टच भी कर रहे हो तो वो दिमाग कर रहा है टच। अगर आप थॉट तो खैर उसका ही, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ सुन रहे हो है ना, तो वो तुम नहीं हो। मतलब एक फिल्टर हर जगह लगा हुआ है। लंग्स में फिल्टर है, वो क्या नाम है, ऑक्सीजन लेकर के ऊपर पहुँचा रहा है। कानों में फिल्टर है कि अगर कोई भी वॉइस सुनाई दे रही है वो ईयर ड्रम्स पे पड़ रही है ना, तो ब्रेन उसको बाद मतलब एक फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो दिमाग तक लेके जा रहा है और ब्रेन उसको डिकोड कर रहा है कि सामने बंदा क्या कह रहा है ना। तो काइंड ऑफ हर जगह फिल्टर लगा हुआ है पूरी बॉडी में, है ना। तो जो सब कुछ चीज़ें जो करवा रहा है वो ब्रेन करवा रहा है। कहने का मतलब उसका ये है कि मतलब ये कहना चाहता है कि सांस ब्रेन ले रहा है, सुन ब्रेन रहा है, महसूस हर चीज ब्रेन कर रहा है। लंग से सांस नहीं ले रहे हैं। और इसके कहने का मतलब ये है कि ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए आपका शरीर सांस ले रहा है।
ब्रेन को आपकी सराउंडिंग्स में साउंड एक्सपीरियंस करना है, तो इसलिए वो जो साउंड है वो कान नहीं सुन रहे, वो कान के थ्रू दिमाग सुन रहा है। और जैसे साइंस कहती है कि ब्रेन उस चीज को प्रोसेस करता है तब आप सुनते हो। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई क्लियर बोल रहा है तो हमें एकदम क्लियर सुनाई देगा, लेकिन कभी किसी ने अचानक से कुछ बोला और हम क्या कहते हैं कि पार्डन मी, या एक बार दोबारा बताइए, हाँ मुझे सुनाई नहीं दिया। तो यानी कि माइंड जो था वो कहीं और डाइवर्ट था, वो किसी और को सुन रहा था, क्या किसी और चीज में बिजी था, वो किसी और चीज में बिजी था, समझा? नहीं तो अगर ये चीज़ सुनने के लिए है तो ये हर किसी को एग्जैक्ट एक सेम टाइम पे सुनना चाहिए ना, कि मतलब हाँ ये तो खुला ही है भाई, है ना। यानी कि वो फिल्टर अभी किसी, अगर मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो मेरा फिल्टर अभी तेरे पे फोकस करेगा, पीछे कोई कुछ बोलेगा मुझे सुनाई देगा बैकग्राउंड में, लेकिन समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आने क्या कह रहा है वो। हाँ, तो ये मैंने सुना है इसके थ्रू, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही वो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि और सांस लेने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे भी है ना कि कई सारी मिस्ट्रीज भी हैं भाई, कि सांसों का विज्ञान जिसे कहते हैं। हाँ, सांसों के विज्ञान पे तो काफ़ी मिस्ट्रीज हैं। जैसे कि मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदे ने बताया था कि आप ये जान सकते हो कि एक इंसान कितने सालों तक जिंदा रहेगा सिर्फ और सिर्फ उसकी सांस लेने की कैपेसिटी के ऊपर। तो उसने बताया था कि आप क्या कहते हैं 5 बंदे लो और 5 बंदों पे ये 1 मिनट का जो टाइमर होता है वो ट्राई करो। उसने बोला था कि अगर कोई बंदा 1 मिनट में 40 से 50 बार सांसें लेता है, ठीक है, 1 मिनट में 40 से 50 बार सांसें ले रहा है, तो उस इंसान की जो लाइफ होगी वो अराउंड 60 to 70 ईयर्स होगी, ठीक है। 1 मिनट में कोई इंसान 70 से 80 बार सांस ले रहा है, ठीक है, या लगभग 100 के करीब सांस ले रहा है, तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, वो जो जिंदा रहेगा वो 40 से 50 साल तक रहेगा। वहीं उसने बोला था कि लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान है कि जो सिर्फ 1 मिनट के अंदर सिर्फ 30 या 40 बार सांस ले रहा है, तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 80, 90 या 100 साल तक भी जा सकती है। तो मैंने थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि मैंने कहा कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है, कि मतलब ऐसे तो हर कोई बंदा 1 मिनट के अंदर अपनी सांसों की स्पीड मतलब कंट्रोल कर सकता है, वो घटा बढ़ा सकता है। मैं तेज सांस लूँगा तो ज़्यादा सांस ले लूँगा, ठीक है, धीरे धीरे सांस लूँगा तो कम सांस लूँगा। तो बट फिर मैंने थोड़ा सा और ध्यान दिया कि नहीं, अगर किसी इंसान को ट्रुथफुली अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है अपने ऊपर, तो उसका लॉजिक क्या है कि जिस इंसान के शरीर में जो क्या कहते हैं लंग्स हैं, तो लंग्स के थ्रू हम सांस ले रहे हैं, मतलब जो ऑर्गन है वही, जैसे तूने बताया कि चेम्बर की तरह काम करते हैं, तो वो हवा भरने के लिए वो चेम्बर हैं, उस हवा से वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं और ब्लड में वो मिलता है और उसके बाद पूरे ब्लड में बॉडी में सर्कुलेशन होता है। तो ये जो थ्योरी है ना, इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लंग्स से सांस नहीं लेते, हम ब्लड से सांस लेते हैं, ब्लड से सांस लेते हैं। तो अब मैंने सोचा कि ठीक है कि एक इंसान है जो 1 मिनट में सिर्फ 30 से 40 बार सांस ले रहा है, तो वो 30 से 40 बार सांस क्यों ले पाएगा? क्योंकि जब वो उसके लंग्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, तो वो लंबी सांसें लेगा। तो जब वो लंबी सांसें लेगा तो सांस लेने में भी टाइम लगाएगा, इनहेलेशन में भी टाइम लगाएगा, और जब सांसें छोड़ेगा वो बाहर एक्सहेलेशन करेगा तो उसमें भी वो टाइम लेगा प्रॉपर। और जिस इंसान के लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो ब्रीदिंग करने में जब इनहेलेशन करेगा तो उसकी शॉर्ट ब्रेथ्स होंगी, क्योंकि फेफड़े अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं लंग्स, तो वो छोटी सांसें लेगा तो कम टाइम में ले लेगा, और जब बाहर छोड़ेगा सांसों को तो जल्दी छोड़ देगा, क्योंकि छोटी ब्रीदिंग कर रहा है, वो शैलो ब्रीदिंग कर रहा है। उसको क्या कहते हैं, आर्टरीज होती हैं वो शायद अंदर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना वो, ब्रोंकाइट्स या ब्रोंक्यूल्स कुछ होता है, ब्रोंकाइट्स एंड ब्रोंक्यूल्स कुछ इस टाइप से होती हैं। एल्वेलॉइज होती हैं छोटी छोटी, जिसके अंदर जो पैकेट्स ऑफ एयर्स बनते हैं जिनके आगे छोटी छोटी, ठीक है।
तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर कोई इंसान, अब ये मेरे को इतना समझ में आया कि हाँ ठीक है, जो इंसान डीप ब्रीदिंग करता होगा और जिसके लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, वो 1 मिनट में कम सांसें लेगा। लेकिन फिर मैंने उसके पीछे का लॉजिक और समझना चाहा कि अगर कोई इंसान 1 मिनट के अंदर कम सांसें ले रहा है तो ऐसा क्यों कि वो लंबा जिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा ढूंढा चीज़ों को और थोड़ा सा खुद से भी थिंकिंग करी मैंने इस बारे में, तो वो हमारे क्या कहते हैं, कल्चर में कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं प्राण। तो प्राण लोग लूजली हिंदी में समझते हैं कि एक इंसान के अंदर की जान, कि प्राण निकल गए का मतलब कि जब तक प्राण है मतलब जीवित है कोई चीज़, और जब प्राण नहीं है तो वो निर्जीव हो गई। ठीक है, लेकिन प्राण का वो मतलब नहीं है। ठीक है, प्राण का मतलब होता है एक ऐसी इनविजिबल एनर्जी जिसके थ्रू आपकी बॉडी काम कर रही है, जैसे कि जिसको चाइनीज लोग ची बोलते हैं। ठीक है, ची एनर्जी बोलते हैं ना, जो कुंफू वगैरह सीखते हैं तो वो अपनी ची एनर्जी को मास्टर करते हैं ताकि वो किसी मोमेंट पे जब उनको ज़रूरत हो तो उस एनर्जी को फोकस कर पाए। तो उनके साथ जो सारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं इस तरीके से ऐसे, तो क्या करते हैं वो अपनी पूरी बॉडी में जो ची एनर्जी का फ्लो होता है उसको यूनिफॉर्म करते हैं और एक जगह पे फोकस करते हैं। तो उनके जैसे देखा हो ना, कुछ मूव्स होते हैं कि जैसे यार एक वो ब्रूस ली जब लड़ता था तो वो ऐसे वाओ वाओ ऐसे करता था। उसमें ऐसा भी होता है ना कि मतलब सबसे पहले तो सांसों को कंट्रोल करना ही सिखाते हैं ना उसमें। तो वो ब्रीदिंग को कैसे आपको किस सिचुएशन में किस मोमेंट में आपके शरीर को आप किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हो उस हिसाब से ब्रीदिंग करना सिखाया जाता है कुंग फू में। ठीक है, तो जब ब्रूस ली लड़ता था तो जो ऐसे हैंड मूवमेंट बना के ऐसे करके वाकाओ ऐसे करता था वो, तो वो जो साउंड दे रहा है, ठीक है, और जो हैंड मूवमेंट्स दे रहा है, तो वो सारे के सारे एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, सिंक्रोनाइजेशन में है वो साउंड और हैंड मूवमेंट, जिस वजह से उसकी बॉडी की ची एनर्जी डायरेक्ट होती है। जैसे तो वो इफेक्ट पूरा डालेगी वो। एग्जैक्टली वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ता है उससे। अब जैसे तूने कई बार देखा होगा जितने भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, तूने कई सारी वीडियो देखी होंगी जो ब्रिक्स ऑफ स्लैब्स होते हैं, सीमेंट के स्लैब्स, और उसको तोड़ने से पहले तूने देखा कई बार जो कोई कोनी से तोड़ता है तो वो बार बार ऐसे ऊपर से लाके ऐसे नीचे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने देखा ऐसे। कोई हाथ से तोड़ता है तो वो ऐसे जैसे जिससे भी करता है मतलब अपना वो पोस्चर ऐसा बनाते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं 3-4 बार करेंगे और 5वें में वो सीधा तोड़ देते हैं उसको पूरा। तो वो क्या होता है उस मोमेंट पे, वो अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करके या फिर मैं कहूँ कि ब्रीदिंग को चेंज करके उस मोमेंट के लिए जिस मोमेंट पे उनको वो रिजल्ट चाहिए कि मुझे अब ये ब्रिक तोड़नी है, तो मुझे अपनी बॉडी को इस कंडीशन में डालना है कि मैं इस रिजल्ट के लिए तैयार हूं, मेरा दिमाग। ठीक है, तो बार बार उस मोशन को करना, उस पोज को, एक्शन को करना उसको। ठीक है, जो वो कोहनी वाला एक्शन करते हैं, ठीक है, ट्यून करते हैं बॉडी को, तो वो बॉडी को ट्यून कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहे हैं बॉडी की ब्रीथिंग के थ्रू, उस एक्शन के थ्रू। मतलब उनकी जो बॉडी की ची एनर्जी है वो बार बार इसको फोकस करके वो यहाँ कोहनी पे फोकस हो रही है, क्योंकि कोहनी से उसको तोड़ना फील कर रहा है वो। ठीक है, तो वो फील कर रहा है वो उस एनर्जी को, यहाँ पे बॉडी की ची एनर्जी को, या ये जैसे हमारे कल्चर में उसको प्राण कहते हैं। तो वो अपनी प्राण एनर्जी को अपनी एल्बो पे फोकस कर रहे हैं कि सारी एनर्जी जो प्राण एनर्जी है वो यहाँ आ जाए, और जब मैं इम्पैक्ट करूं तो वो एनर्जी इस पूरे ब्रेक को तोड़। और ये खाली उसी में नहीं है, मार्शल आर्ट्स में हर चीज में होता है। जैसे कि मैं वो वाला गेम देखता, तो थप्पड़ मारने वाला गेम नहीं होता। हाँ। तो उसमें वो बंदा क्या करता है, अपना थप्पड़ लेता है, पहले उसके गाल पे जमाता है, गाल पे जमाता है ना, फील करता है पहले, फिर जब मारता भाई घुमा के ऐसे। तो वो क्या कर रहे हो उस मोमेंट पे, वो अपने ब्रेन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू और रेपिटेटिव एक्शन के थ्रू जो कर रहे हैं, तो वो सारी एनर्जी जो है वो अपने हाथ पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब पड़े थप्पड़ तो सामने वाला चित्त हो जाए एकदम। ठीक है, तो मैंने कहा कि ओके, तो इसमें जो है जो सांस है, मेन भूमिका सांस निभा रहा है इसमें। तो अब वो वाली बात है कि ठीक है कि प्राणवा कॉन्सेप्ट है। तो अब ये होता है कि जो इंसान जब हम सांस ले रहे हैं ना, तो सांस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वो प्राण ऊर्जा अंदर जा रही है। जैसे कि पुराने पॉडकास्ट में भी हमने बात करी है कि हमारे चारों तरफ
एक इनविजिबल कहें कि ओशन ऑफ एनर्जी है कि हमारे चारों, जिसको आइंस्टाइन ने ईथर भी बोला है, ठीक है, जिसको हमारे कल्चर में आकाश तत्व बोला जाता है। जो 5 एलिमेंट्स में से 5वां एलिमेंट है आकाश, ठीक है, तो आकाश तत्व बोला जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम उन सांसों के जरिए उस आकाश तत्व को, ठीक है, उस स्पेस एलिमेंट को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी को प्राण ऊर्जा मिलती है, ठीक है। खाने से भी हमारी बॉडी को प्राण ऊर्जा मिलती है और सांस लेने से भी हमारी बॉडी को प्राण ऊर्जा मिलती है। और सांसों के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू हम उस प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और जिस तरह से हम चाहते हैं उसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, कि लेट्स से सपोज कि इस टाइम पे हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक पर्टिकुलर मुद्राएं होती हैं, ठीक है। कुछ मुद्राओं को प्रैक्टिस करा, जैसे कि तू मेरे को बता रहा था कि अगर हम इस उंगली को दबा के सांस लेंगे तो लंग्स में फील होती है, लेकिन अब इस उंगली को दबा के सांस लेंगे तो डायफ्राम में फील होती है। अगर व्यूअर्स हमारे देख रहे हो तो आप भी इसको खुद इंस्टेंटली आप इसको प्रैक्टिस करके देखो कि अगर आपने अपने हाथ की सबसे पहली फिंगर को थंब से लगा के प्रेस करके सांस लो तो आपको लंग्स में फील होगी, और आपकी, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं ना इसको, और रिंग फिंगर से थंब को दबाओगे आप और तब सांस लोगे तो आपको अपने डायफ्राम में सांस फील होती है। तो ये क्या है? ये मुद्राएं हैं, ठीक है, ये मुद्राएं हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनि कितनी सारी मुद्राओं में बैठ के अलग अलग क्या करते थे, ध्यान करते थे, और ध्यान में सब क्या करते हैं, वो बैठ के वही तो करते हैं, सांसों से सारा का सारा ध्यान उनका जुड़ा हुआ होता है कि वो किस तरह से सांस ले रहे हैं, किस मुद्रा को लगा के वो सांस ले रहे हैं। तो जैसे पॉडकास्ट करना है तो हमें चाहिए कि हमारी जो स्पीच है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो और हम बात करते हुए बहुत ज्यादा फोकस्ड रहें एक दूसरे की बातों पे, इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड, और एक्टिव फील करें हम बात करते हुए। कि ऐसा नहीं है कि तू कुछ बातें बता रहा है तो मेरे को जम्भाइयाँ आ रही हैं, और क्या कहते हैं, मैं कुछ बात बता रहा हूँ तो तेरे को जम्भाइयाँ और बोरिंगनेस फील हो रही है। तो उस मोमेंट के लिए पॉडकास्ट से अगर 15 मिनट पहले हम ये क्या कहते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग करें, ये वाली रिंग फिंगर और थंब को मिला के और ब्रीदिंग करें 15 मिनट, तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो प्राण ऊर्जा है वो इस एरिया में आ जाएगी, ठीक है। तो इस एरिया में आने का मतलब है कि बात करते हुए हमारे लंग्स बहुत फ्रीली काम करेंगे, सांसें बहुत फ्रीली अच्छे से काम करेंगी यूनिफॉर्मली, और मैं बहुत फ्रीली बोल पाऊंगा। और बॉडी में जब प्राण यहाँ इकट्ठा हो गया है तो एकदम एनर्जी आ जाएगी। वैसे कहते हैं ना कि मतलब अच्छा रहता है कि डायफ्राम से ही सांस लिया जाए। एग्जैक्टली, डायफ्राम ब्रीथिंग करते तो वो सबसे बेस्ट ब्रीदिंग मानी जाती है। उससे बोलते हैं ना एंग्जाइटी, और जिनको एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स और स्ट्रेस रहता है, अगर वो सुबह उठ के और दिन में जब भी उनको मिले वो अगर डायफ्राम ब्रीथिंग करें, डायफ्राम डीप ब्रीदिंग करें वो, तो उनका जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स है वो बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव होंगे, उनको वो चीज़ें होनी कम हो जाएंगी। तो अब जो हम थे प्राणों वाले कॉन्सेप्ट पे, तो उस पे ये था कि जब मैंने कहा ठीक है बॉडी के अंदर प्राण होता है जो हम क्या कहते हैं ब्रीदिंग के थ्रू, श्वसन क्रिया के थ्रू हम अपनी बॉडी के अंदर खींचते हैं उन प्राणों को, ठीक है। तो अब ये होगा कि मान ले किसी इंसान के लंग्स बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो क्या कहते हैं लंग्स ठीक है लेकिन वो शैलो ब्रीदिंग कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा दिमाग इतना अवेयर नहीं होता, या हम खुद इतने अवेयर नहीं होते कि हम बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करें। तो जब वो शैलो ब्रीदिंग करेगा तो उसके बॉडी के अंदर जो प्राण ऊर्जा है वो उतनी ही कम जाएगी, ठीक है। बॉडी के अंदर कोई जनरेटर नहीं लगा हुआ कि प्राण ऊर्जा अपने आप बन रही है। प्राण ऊर्जा आप अपने आसपास की सराउंडिंग से खींचते हैं, ठीक है। जो आप खाना खाते हैं उससे प्राण ऊर्जा खींचते हैं। तो जैसे कई जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं और कई सुंदर कहावतों में भी कहा गया ना कि भाई जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो क्या है कि जो हम फूड से प्राण ऊर्जा ले रहे हैं इस शरीर के लिए, अपने खुद के शरीर के लिए, वो प्राण ऊर्जा कैसी है,
उस प्राण ऊर्जा में जो इमोशनल एनर्जी है वो कैसी है, उस फूड की एनर्जी अच्छी एनर्जी है, या फिर जैसे नॉन वेज वगैरह खाते हैं तो उसमें जब एक जानवर को मारा जाता है तो कहते हैं कि जो इंसान जो भी जानवर जितना ज़्यादा तड़पते हुए मरता है उसका जो मीट है वो खाने के लिए जहर समान हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं कि ये कहा जाता है जो हमारे कल्चर में होता है, तो हमारे कल्चर में जो मीट प्रेवलेंट है वो झटका मीट प्रेवलेंट है कि अगर आप नॉनवेज खा भी रहे हो, जैसे पुराने टाइम में जो वॉरियर्स वगैरह होते थे जो वॉर में लड़ते थे, भाई वो तो वेजिटेरियन कंदमूल खाना खा के नहीं उतना अपने अंदर एनर्जी और वो उस टाइप का फिजिक डेवलप कर सकते हैं। तो उस टाइम भी जब नॉनवेज का जो चीज़ थी वॉरियर्स वगैरह के लिए, तो वो झटका मीट कि भाई जिस भी पशु को आप अपने खाने के लिए यूज़ करने वाले तो उसको दर्द नहीं होना चाहिए, आप झटके से मारो, खत्म, उसको भी नहीं दर्द हुआ, कुछ भी नहीं। तो क्या है ना कि बॉडी के अंदर जो इमोशनल एनर्जी है ना, उसके डर की, उसके स्ट्रेस की, वो क्या कहते हैं इकट्ठा नहीं होती है उसकी पूरी बॉडी में। क्योंकि जब भी वो होता है कि जब क्या तूने देखा भी हो कई सारी वीडियोस में कि मैंने तो देखी है भाई बहुत सारी वीडियोस कि जब जो बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस होते हैं तो जब उसमें किसी बैल को या किसी क्या कहते हैं कि कैमल को काटने के लिए ले जाया जा रहा होता है तो वो रो रहे होते हैं भाई। वो क्यों? क्योंकि उनको वो अपनी आंखों से बाकी के जो जानवर उनके साथ कल रात बंधे हुए थे बाड़े में वो देख रहे हैं कि वो सब कट रहे हैं और खून निकल रहा है उनके, तो उनको पता चल जाता है कि भाई हम मरने वाले हैं। वो होती है ना कि मसल मेमोरी बनती है, तो जब अब वो चीज़ फील कर रहा ना, वो डर फील कर रहा है। एग्जैक्टली वो डर फील कर रहा है। अब जब बॉडी के अंदर डर का इमोशन बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, तो बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं ना वो सब मतलब कहें कि बिगड़ जाते हैं एक तरीके से। बॉडी का कॉर्टिसोल बहुत हाई हो जाता है, बहुत कुछ ये मान ले बॉडी बिल्कुल बिगड़ जाती है अंदर से जिस टाइम पे इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। हाँ, तो इस चीज़ के पीछे तो वैसे भी काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है, रिसर्चेस हैं काफ़ी तो सारी। कहते हैं कि लोग बाकी नॉन वेज खाना तो खैर सही नहीं है। क्या कहते हैं कि अगर एक रिसर्च के बारे में बताऊं तो दुनिया में जिन जिन जगहों पे कोलन कैंसर के जितने भी सबसे ज़्यादा जो वो देखे जाते हैं केसेस देखे जाते हैं, वहाँ पे ये देखा गया है कि वहाँ के लोग बीफ बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो जिन भी जगहों पे देखा गया है कि बीफ बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कोलन कैंसर्स के केसेस बहुत ज़्यादा है भाई। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा है उस मीट में कि जो इस टाइप के कैंसर्स को क्या कहते हैं बॉडी में ट्रिगर करता है। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने प्राण वाली बात पे। ठीक है, तो अब यह कि बॉडी के अंदर कोई प्राण ऊर्जा क्रिएट करने के लिए जनरेटर तो है नहीं। ठीक है, या तो आप खाना खाओगे उससे प्राण ऊर्जा बनेगी, और जो आप ब्रीदिंग करोगे उससे प्राण ऊर्जा शरीर के अंदर जाएगी और बढ़ेगी। अब जिसकी ब्रीदिंग जितनी छोटी उसके शरीर में प्राण ऊर्जा उतनी ही कम जा रही है। ठीक है, फिर दूसरा जो ब्रीदिंग शैलो कर रहा है, छोटी ब्रीदिंग कर रहा है, वो लोग अगर अपनी लाइफ को नोटिस करेंगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% अपनी लाइफ में स्ट्रेस्ड रहते हैं। ठीक है, एक तो क्या है आप छोटी ब्रीदिंग कर रहे हो तो प्राण ऊर्जा बॉडी के अंदर वैसे ही कम जा रही है। अब आप जब 80% ऑफ द टाइम उस छोटी ब्रीदिंग शैलो ब्रीदिंग की वजह से 80-90% ऑफ द टाइम आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हो, तो जो बॉडी के अंदर प्राण ऊर्जा बन भी रही है वो भी डिस्टर्ब होती रहेगी धीरे 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 धीरे। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ऐसा इंसान जो नई प्राण ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर खींच नहीं रहा और अपनी एग्जिस्टिंग प्राण ऊर्जा को भी स्ट्रेस की वजह से, जो किस लिए बन रहा है उसकी बॉडी में, क्योंकि वो डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये एक फीडबैक लूप बन जाता है।
कि ना वो डीप ब्रीदिंग कर रहा है तो वो स्ट्रेस में है, तो वो स्ट्रेस में है इसलिए वो शैलो ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है, और शैलो ब्रीदिंग कर रहा है तो इसलिए वो स्ट्रेस में है तो जो बॉडी के अंदर एग्जिस्टिंग प्राण ऊर्जा है वो डिस्टर्ब हो रखी है, एग्जिस्टिंग प्राण ऊर्जा डिस्टर्ब हो रखी है तो वो स्ट्रेस में है तो वो शॉर्ट ब्रीदिंग कर रहा है, शॉर्ट ब्रीदिंग कर रहा है तो वो नई प्राण ऊर्जा नहीं, तो अब एक लूप बन गया। अब ये लूप टूटेगा उस दिन जिस दिन वो कॉन्शियसली चूज करेगा कि मैं रोज सुबह 15 मिनट बैठ के आंखें बंद करके कोई भी मुद्रा लगा के डायफ्राम डीप ब्रीदिंग करूंगा। उस दिन से वो लूप टूटना शुरू होगा और उसकी लाइफ में चेंज आना शुरू, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने खुद प्रैक्टिस करी है। बहुत टाइम पहले मैं अपनी बुआ के घर गया हुआ था और कई सारे और भी पॉडकास्ट मैंने बात बताई है कि मेरे भैया बुक्स पढ़ते थे, तो जब मैंने वहाँ पे जो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड करके एक बुक पढ़ी थी, उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी थी एकहार्ट टॉल की द पावर ऑफ नाउ। तो जब द पावर ऑफ नाउ में पढ़ रहा था तो उसमें ये प्राण और ये ऊर्जा की बातें लिखी हुई थी। तो उस टाइम पे ना मैं भैया के साथ शाम को ऐसे घूमने जाता था ऐसे करके, तो उस टाइम पे ना मैं ऐसे जब भी ऐसे बैठा हूँ सांस ले रहा हूँ ऐसा, तो मैं ये नहीं सोचता था, अपने दिमाग में ये नहीं सोचता था कि मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सोचता था कि मैं प्राण ऊर्जा मेरे अंदर जा रही है। तो लिटरली 4-5 दिन जब मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस करी थी ना, तो मुझे ऐसा लिटरली ऐसा बॉडी के अंदर ऐसा फील हो रहा था कि मतलब कितनी ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगा कि मेरे अंदर ताकत आ गई, मैं कहूँगा कि कितनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ करूँ, कि मैं कुछ काम करूँ, मैं बुक्स पढूँ, मैं कुछ क्या कहते हैं ड्राइंग या स्केचेस करूँ, मतलब मैं आलसी फील नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। इस तरीके से मैंने ये फील करा। तब मेरे को उस बंदे की जो हम बात करेगी, जब उसने बताया था कि 1 मिनट के टाइमर में आप कैलकुलेट कर सकते हो कौन बंदा कितने साल जिएगा डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी सांसें ले रहा है 1 मिनट के अंदर, तब मेरे को समझ में आया कि ओके, कि मतलब सांसों के इस साइंस को समझना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जब तुम्हें हेल्दी लाइफ चाहिए और एक हेल्दी और एक सिर्फ हेल्दी नहीं, एक पॉजिटिव लाइफ, एक गुड लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, एक मेंटली रिलैक्स्ड लाइफ चाहिए। क्योंकि देख सिर्फ क्या कहते हैं कि जो पैसा कमा रहे हो आप, ठीक है, लेकिन आप स्ट्रेस्ड हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, आपका जो क्या कहते हैं कि मेंटल रिलैक्सेशन नहीं है आपकी लाइफ में, तो उसमें मज़ा नहीं है। लेकिन ये होता ना कि भाई मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ और मेरी बॉडी के अंदर हमेशा एक एक्टिवनेस बनी हुई है ना, तो उसका एक मज़ा ना वो अलग ही होता है। तो तब मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ओके, प्राण का कॉन्सेप्ट ये है। भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अब सोच ना कि तू बैठ के अभी इंस्टेंटली 10 बार ऐसे डीप ब्रीथ कर लेना, दिमाग चकरा जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि वो उतना ज़्यादा क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप हो जाएगी ना कि माइंड भी कहेगा कि चक्कर आएंगे भाई, लिटरली। एग्जैक्टली कि कितना ज़्यादा, मतलब वो उतना हैंडल नहीं कर पाएगा उस एनर्जी को। ब्रेन भी कहेगा कि भाई इतना तो मांगा ही नहीं था जितना दे दिया। एग्जैक्टली है ना, तो वो चीज़ है। और एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग वाली जो मैं पढ़ रहा था भाई, कि ये तो हो गई चल सांस की बात है कि सांसों का क्या महत्व है, है ना, इंसान के लिए। अब मैं ये सोच रहा था कि जैसे समुद्र में जैसे जीव रहते हैं, सांस तो वो भी लेते हैं लेकिन गिल्स के थ्रू, है ना, और वो क्या करते हैं, वो भी जो पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं गिल्स के थ्रू, जिससे जिंदा रह सकें। एग्जैक्टली। और हम क्या कर रहे हैं, हम भी हवा से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। है ना, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या हम भयंकर पानी में भी जिंदा रह सकते हैं इसी टेक्निक को अपना के? क्या कुछ आर्टिफिशियल वो हो, गिल्स हो, कुछ काइंड ऑफ ऐसा, है ना। तो मैं वहीं क्या रिमाइंड करी मैंने कि भाई चलते हैं पुराने टाइम में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था चीज़ें। तो मुझे ना एक चीज़ मिली, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ तुझे। एक थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम है एक्वाटिक एप थ्योरी। ठीक है। तो इस थ्योरी में कहा गया है कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, सजेस्ट करती है कि इंसान के पूर्वज एक वक्त पर पानी में
पानी के बहुत ज्यादा करीब रहते थे। ओके। मतलब लैंड पर कम, पानी में ज्यादा रहते थे। हाँ, और वो एप, काइंड ऑफ एप थे। ठीक है। ठीक है, मतलब बंदर वाला जैसा। ठीक है ना। और उनके जो है ना, उनके बाल नहीं थे कुछ। ठीक है, क्योंकि बाल जो होते हैं वो पानी में तैरने के लिए थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए वो हेयरलेस थे और बंदर की तरह दिखते थे, और वो पानी में रहते थे। और पानी में ज्यादा रहते थे। पानी में ज्यादा रहते थे, कुछ टाइम ऊपर भी रहते होंगे, लेकिन पानी में ज्यादा रहते थे। जैसे वो हिप्पोपोटामस है। हाँ, ऐसा है ना, कि वो दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है, लेकिन पानी में ज्यादा रहना पसंद करता है वो। हाँ, तो फिर मैंने कहा यार चल ये तो ठीक है, लेकिन क्या अभी उनके एंसेस्टर जैसे कि हम हैं, है ना, हम तो कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं कर पाते उस चीज से। बिल्कुल। है ना, हम तो मुश्किल से 1 मिनट भी रह ले, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है कि पानी में सांस, क्योंकि वहां तो भाई प्रेशर होता है ना पानी का। पानी का जो एक प्रेशर है बॉडी के ऊपर वो अलग से, फिर उसके बाद पानी के अंदर आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी अलग से कि मैं डूब ना जाऊं। तो उस मोमेंट पे अपनी सांसों को हम 1 मिनट भी रोक के रखे तो बहुत बड़ी बात है। और कोई हो डाइविंग, जो डाइवर्स होते हैं वो रोक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को उतना ज्यादा ट्रेंड कर लिया है। हाँ, तो फिर मैंने देखा कि भाई एक ट्राइब है, उस ट्राइब को ना, एक सेकंड रुक जा, मैं दिखाता हूँ तुझे। उस ट्राइब के बारे में मैंने भी सुना है। तूने? वो उनका जो सारा जीवन है वो पानी पे ही रहते हैं, और वो इंडोनेशिया की ट्राइब है। हाँ, उसका और नाम है बाजाऊ ट्राइब पीपल्स। हाँ, ये देख, ये वो लोग हैं। दिखने में तो इंडोनेशियन देख भाई ऐसी होती है। बजाओ ट्राइब। हाँ, बजाओ या बाजू या बेजो, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा। एक तो मेरे को इसका समझ नहीं आता कि स्प्लीन्स क्या होता है। लार्जर, टू हैव लार्जर स्प्लीन्स। ओके, स्प्लीन्स क्या होती हैं कि इधर, अच्छा, ये जो गलफड़े, नहीं गलफड़े हमारे कहाँ से हो गए? नहीं, मतलब कि वो लंग्स के क्या होता है कि स्टमक और क्या कहते हैं, हमारे पैनक्रियाज के बीच में शायद से एक स्प्लीन होती है। अच्छा, जो काइंड ऑफ डाइजेशन वगैरह उस चीज़ को कंट्रोल करती है। इसमें लिख कि व्हाट्स द मैकेनिज्म ऑफ स्प्लीन इन ह्यूमन बॉडी, बताएगा अभी ये हमें AI। What is the mechanism of spleen in human body? तो जैसे मैं इसका देख भी रहा था ना, चलिए तो अभी लोड हो रहा है। एक तो भाई इनके बारे में एक बहुत ही कमाल की चीज है कि ये लैंड पर कम रहते हैं। हाँ, इनके जो घर हैं वो देख रहे हो ना, घर सारे के सारे सारे घर पानी में है। ये ऑलमोस्ट अपना दिन का जो है 50% या 70% टाइम पानी में ही बिताते हैं। पानी में, पानी के अंदर बिताते हैं। और पता है इनका ड्यूरेशन क्या है सांस रोकने का? 10 से 15 मिनट पानी के अंदर भाई। हाँ, ये मैंने इनके बारे में सुना हुआ है मैंने कि 10 to 15 मिनट्स इजीली, ये है इनका इजी, ये इजीली इतना रोक सकते हैं। अगर ये अपने आप को एक्सटेंड करना चाहें तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, 10 to 15 मिनट्स भाई। इवन यहाँ तक कि इन लोगों पे जब रिसर्च करी गई थी तो इनका जो अंडर वाटर विजन है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा हाई है, और इनकी आँखों के ऊपर एक कोई स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, जो पानी में इनको देखने में मदद करती है। क्या लिखा हुआ है? स्प्लीन हैज अ क्रिटिकल मल्टी फंक्शनल ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड, मैनेज इम्यून रिस्पॉन्स एंड स्टोर reserve of red blood cells, and using red pulp to filter all damaged red blood cells and white pulp to reverse lymphatic and blood filtration. हाँ, मतलब ये पूरा मैकेनिज्म बता रखा है, मतलब ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ओके। हाँ, जैसे इसमें दिखाया गया ना कि ब्लड फिल्ट्रेशन में भी इसका यूज होता है। तो क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो उस मोमेंट पे क्या हो रहा होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो
ऑक्सीजन गई अंदर, एक्सट्रैक्ट करा तो ऑक्सीजन मिलती है, फिर क्या होता है कि वो ब्लड घूमता है पूरा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक सर्कुलेशन चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो तूने बचपन में साइंस की बुक्स भी जब देखी होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर 2 कलर की आर्टरीज दिखाई जाती है, एक ब्लू और एक रेड कलर की आर्टरीज। तो ब्लू कलर की आर्टरीज में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, और रेड में ट्रैवल करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैंने से सांस रोकी, ठीक है, जब सांस रोकने के बाद क्यों बॉडी क्या कहते हैं फाइट करने लगती है कि सांस लो सांस लो सांस लो, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड खत्म होने लगता है। हाँ, तो इसी वो जो बंदा मैंने दिखाया था ना स्टार्टिंग में, जो रील में दिखाया था, तो वो यही चीज कह रहा था कि ये तुम ये करोगे ना, अगर तुमने सांस निकाल दी बॉडी से, तुमने नहीं ली सांस 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, तो क्या होगा ना, तुम वो करोगे, क्रेव करोगे सांस लेने के लिए, जैसे बॉडी प्रेशर करती है, फाइट करती है कि सांस लो सांस लो सांस लो, यानी कि वो दिमाग है जो ऊपर बैठा है। एग्जैक्टली, कि दिमाग कह रहा है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड खत्म हो गया है बॉडी में, इसलिए सांस लो ताकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल पाए। तो जैसे बजाओ जो ट्राइब है, उनका जो स्प्लीन है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कितना परसेंट बड़ा है? 50%। 50% भी 50% बड़ा है। तो मतलब कि सीधा सीधा वो होता है ना कि अगर 50% बड़ा है तो मतलब कि वो जब सांस इनहेल करके रोकते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर बिना सांस लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से 50% ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। मतलब कि अगर इसने सांस रोकी तो ये 15 मिनट तक आराम से बैठ सकता है, और अगर मैं सांस रुकूंगा बहुत ज़्यादा करके तो मैं मे बी 6.5-7 मिनट तक बैठ पाऊंगा, वो भी तब जब मेरे लंग्स अच्छी कैपेसिटी में हेल्दी लंग्स होंगे, तब की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल एक हेल्दी लंग्स, बिल्कुल एकदम हेल्दी लंग्स है। तो मे बी एक हेल्दी इंसान प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ 7 मिनट तक रोक पाए, ये 15 मिनट तक रोक सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्प्लीन है वो ज़्यादा बड़ा है हमसे, 50% मोर है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। इंटरेस्टिंग भाई, मैं इसको देख के तो चौंक गया। मैंने कहा भाई कैसे लोग हैं ये, मतलब कि ये जो मैं सोच रहा था ना कि जो इवोल्यूशन हुआ है, तो ये तो एक अलग ही चीज दिख रही है। ये तो इसको नॉर्मल कहेगा या अपने आप को नॉर्मल कहेगा? हम नॉर्मल है, ये तो भाई क्या कहते हैं, पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल है पैरानॉर्मल है। वही कह रहा हूँ कि ह्यूमन तो ये भी दिख रहे हैं ना, या ये मरमेड के वो है पूर्वज। हो सकता है, हो सकता है मरमेड वाले हैं, या ये हो सकता है कि इनके एंसेस्टर्स मरमेड्स रहे हो। क्योंकि देख, जो साइंस भी तो इस बात को कहता है ना कि जो पृथ्वी पर लाइफ जो थी वो वाटर से ओरिजिनेट हुई थी, है ना। फिर वो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था वो डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद फिर लाइफ वाटर से निकल के ज़मीन पे आती है, लैंड पे आती है ना। तो इस तरीके से तो ये तो है यार कि पॉसिबिलिटी हो सकती है इस बात की भी कि भाई क्या पता ये मरमेड्स के एंसेस्टर्स हो। क्योंकि जब हम इस तरीके से सोच सकते हैं ना कि जब उसी सिंगल सेल जो लाइफ थी जो पानी में डेवलप हुई, उसी से इंसान भी बना है, उसी से पानी में रहने वाली मछलियां भी बनी हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन में, ठीक है, किसी पॉइंट पे ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि जब वो लाइफ डेवलप हो रही होगी तो कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग्स रहे जो पानी से निकल के धरती पे आ गए, और फिर वो एप से उनका एवोल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो रहे होंगे कि जो पानी से निकले ही ना हो, जैसे ये लोग हैं कि ये पानी में ज़्यादा रहते, तो क्या पता उस मोमेंट पे भी तो ऐसा हुआ हो कि कोई ऐसी लाइफ फॉर्म हो जो पानी से बाहर ही ना निकली हो, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म की तरफ डेवलप हुए, पर वो थोड़ा डिफरेंट था। वो जैसे मैंने कहा ना कि वो एप्स थे, उनके बाल नहीं थे, लेकिन वो थे, मतलब वो बिना बालों वाले एप्स थे। हाँ, तो क्या पता मे बी ऐसा हुआ हो कि भाई जो वो क्या कहते हैं काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ फिश एंड ह्यूमंस बन गए हो सकता है भाई। क्योंकि यार देख भाई, ये जो दंत कथाएं हैं, जो परी कथाएं हैं, मरमेड्स की, जल परियों, जल परों की, भाई मतलब
कुछ ना कुछ तो है ना इनमें, लगता है मेरे को कुछ ना कुछ तो फैसिनेशन है, क्योंकि एक मिस्ट्री है काइंड ऑफ ना। क्योंकि ये सवाल जब उठते हैं ना तो भाई ये ऐसे ही नहीं उठते ना कि कुछ ना कुछ तो लॉजिक, अब इसके पीछे लॉजिक है कि भाई इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी कैसे है इन लोगों कैसे के, है ना? क्योंकि उन्होंने मतलब देखो हम्म, इनके अंदर कैपेबिलिटी ऐसे ही आई कि अगर हम टोटल साइंस के बेसिस पे बात करें कि इनके जो एंसेस्टर्स रहे उन्होंने कभी पानी पे रहना छोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो उनकी बॉडी एक पर्टिकुलर वे में इवॉल्व हुई है, मतलब बाहर से दिखने में तो ये भी हमारे जैसे इंसान ही दिख रहे हैं ना, 2 हाथ 2 पैरों वाले, आंख नाक मुंह सब हमारी तरह, लेकिन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हमसे थोड़े डिफरेंट है। तो इनके पूर्वजों ने कभी पानी छोड़ा ही नहीं, तो ये भी पानी पे ही रहे, तो वो एवोल्यूशन इनकी बॉडी को एक डिफरेंट वे में लेके चली गई। एवोल्यूशन ने इनकी बॉडी को इस तरीके से इवॉल्व करा कि ठीक है ये स्पीशीज पानी पे ही रहते हैं, पानी के अंदर ही हंट करते हैं फिशेस वगैरह, तो इनकी बॉडी को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गन्स की ज़रूरत है जिनकी कैपेसिटी ऐसी हो कि ये सांस को ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाए अपने अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से, और भाई क्या पता ऐसा भी हो सकता है, ऐसे अभी मेरे दिमाग में बड़ी खतरनाक वाइल्ड थ्योरी आई है, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि इनके पूर्वजों के पास पानी के अंदर सांस लेने वाले गिल्स भी रहे हो। हाँ, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, पानी के अंदर सांस लेने वाले गिल्स भी रहे हो, और फिर इनके पूर्वजों की जनरेशन में से कोई एक जनरेशन ऐसी हुई हो जिन्होंने पानी के ऊपर हट्स वगैरह बनाना शुरू करा कि हम पानी में ही रह के थक जाते हैं, ठीक है, हम बाहर निकल के हट्स वगैरह बनाते हैं। तो जब वो थोड़ा थोड़ा बाहर रहने लगे तो इनके जो वो पानी में सांस लेने वाले गिल्स थे, तो एवोल्यूशन को लगा, बॉडी का जो डीएनए होता है उसको फील हुआ कि ठीक है, पहले 24 के 24 घंटे पानी में रहते थे, अब 24 में से ये 15 घंटे पानी में रहते हैं, तो गिल्स थोड़े छोटे हो गए, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि जब तीसरी जनरेशन, सेकंड जनरेशन आई होगी, वो पानी में 15 घंटे की जगह 10 घंटे ही रहती होगी, तो थर्ड जनरेशन में जो आई उसमें गिल्स थोड़े और छोटे हुए। अब ये पता नहीं कौन से नंबर की जनरेशन होगी कि ये पानी में सिर्फ दिन के 6-7 घंटे ही रहते होंगे, तो अब इनके गिल्स नहीं रहे, लेकिन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो एवोल्यूशन ने कहा होगा डीएनए से कि ठीक है भाई, अब ये लोग 24 घंटे में से 20 घंटे या 18 घंटे बाहर रहते हैं, सिर्फ 6-7 घंटे अपने हंटिंग के लिए जाते हैं पूरे दिन भर में, तो अब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाओ और गिल्स वगैरह बंद कर दो। जैसे कि हमारे साथ हुआ, हम एप से इवॉल्व हुए, तो हमारे पास पहले पूंछ हुआ करती थी एक, लेकिन जैसे जैसे जो ह्यूमन था वो एप्स की तरह बेंड रहने से सीधा जब खड़ा होने लग गया वो, और अपनी बॉडी को पूरी तरीके से बैलेंस करना खुद से सीख गया, क्योंकि मंकीज की जो टेल होती है वो उनको बैलेंस करने में मदद करती है। ये किसी अगर मंकी की टेल नहीं होगी ना, तो अगर उसको हम पेड़ पे चढ़ाएंगे तो वो टेल वाले मंकी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस नहीं कर पाएगा किसी भी पेड़ के ऊपर। तो वही जब हमने खुद से बैलेंस करना सीख लिया तो हमारी वो टेल चली गई, लेकिन अभी भी वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सबसे बॉटम में वो टेल बोन का छोटी सी जो 2 बोन्स है वो हमेशा रहती हैं। तेरे पास भी है, मेरे पास भी, सबके पास है वो टेल बोन, इसलिए उस हड्डी का भी नाम टेल बोन है। हाँ, तो मैंने तो ऐसे भी सुना है कि मतलब कि ये जो थे ना उस टाइम पे जब इवोल्यूशन चल रहा था, हाँ, तो तब घासें काफी बड़ी बड़ी थी, एग्जैक्टली है ना, तो उसमें घासों से ऊपर देखने के लिए वो लोग अपने पैरों पे खड़े होते थे, है ना, जो भी थे, मतलब जो एप थे या जो भी थे, वो पैरों पे खड़े होते थे, तो पैरों पे खड़े हो करके ना, तो उन्होंने मतलब ये ऐसे इवोल्यूशन डेवलप कर लिया कि वो अब सीधे ही हो गए, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। और कहीं ना कहीं भाई ये भी एक थ्योरी है इसके पीछे कि इंसान का ब्रेन जितना स्मार्ट डेवलप हुआ है आज, वो सिर्फ उसी वजह से हुआ है कि हमारी स्पाइन सीधी हो गई। तो कई जितने भी मतलब योगा में पोस्चर्स होते हैं, ठीक है, आसन्स होते हैं जितने भी, तो बहुत सारे योगा टीचर्स ने ये बात कही है कि आज के टाइम पे ह्यूमंस इतना ज़्यादा मतलब डिजीज़ से परेशान क्यों हैं, क्योंकि परेशान, उसने ये बोला कि परेशान इसलिए है कि तुम अगर तुम नोटिस करोगे कि
एक ह्यूमन बीइंग अपने पूरे दिन के 24 घंटे में से 95% ऑफ द टाइम क्या कहते हैं स्लाउज्ड रहता है। स्लाउज्ड मतलब उसकी कमर इस तरीके से ऐसे झुकी हुई रहती है, कंप्यूटर पे काम करता है ऐसे झुक के। तो कि जो हमारी जो स्पाइन जो ऐसे दोबारा से जो टेढ़ी होने लगी है ना, ऐसे कर्व्ड आउट होने लगी है, तो उस वजह से हमारी बॉडी की जो क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी कहें या ऊर्जा कहें वो डिस्टर्ब हो चुकी है, जिस वजह से वो कहते हैं ना कि फिर एक वो फीडबैक लूप बन जाता है कि जिस वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस की वजह से फिर बाकी सारी चीज़ें डेवलप होती हैं बॉडी के अंदर, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए तो कोई डिजीज़ पैदा हो जाती है इस तरीके से। तो कहते हैं कि आप अपनी स्पाइन को जितना ज़्यादा स्ट्रेट रख सकते हो, कॉन्शियसली पूरे दिन भर में प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हाँ अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, तो दिमाग उतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहेगा, लाइट रहेगा, और बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होते हैं उस चीज़ के। तो जैसे अभी बात चल रही थी कि अब जैसे हमने वो देखी ट्राइब, है ना, तो मैं भी सोच रहा था कि क्या नॉर्मल पर्सन भी रह सकता है पानी में। तो एक ना वो होता है, लिक्विड होता है एक, तो इस लिक्विड का नाम है, जैसे मैंने थ्योरी देखी थी ना, एक्वेटिक एप थ्योरी, हाँ, है ना, इसी से रिलेटेड एक लिक्विड होता है, आई थिंक उसको फ्लोरेंट कार्बन ऐसे करके कुछ बोलते हैं, है ना। तो वो फुल ऑफ ऑक्सीजन का बना हुआ था, वो लिक्विड टाइप होता है, जेली टाइप, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंप्रेस्ड ऑक्सीजन भरी रहती है, ठीक है। तो अभी तो खाली उन्होंने ना, साइंटिस्ट ने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया है कि उस लिक्विड को उसके लंग्स में भर दिया चूहे के, उसको पानी में डुबा दिया गया, तो भाई वो आराम से 15-20 मिनट तक ऑक्सीजन के थ्रू, मतलब 15-20 मिनट तक बिना सांस लिए पानी के अंदर जिंदा था वो, क्योंकि उस लिक्विड में ऑक्सीजन थी। मतलब कि साइंस के थ्रू इतना एक्सपेरिमेंट्स और इतना पूरा एक नया लिक्विड उन्होंने बनाया, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ वो चूहा सिर्फ 15 मिनट के लिए, और वहाँ ये जो इंडोनेशिया की बजाओ ट्राइब जो है वो नेचुरली 15 मिनट तक सांस रोक सकती है। देख इसका मतलब, देख इससे चीज से पता है एक चीज बात पता चलती है मैं कि अभी ना उसका नाम ढूंढ रहा हूँ यार, उसका नाम मिल नहीं रहा उसका। ठीक है, देख इस चीज से एक बात पता चलती है कि चाहे इंसानी शरीर दवाई के थ्रू किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सके या नेचुरली कर सके, लेकिन इसका इस चीज़ से एक बात पता चलती है मेरे को, जो इंडोनेशिया की बजाओ ट्राइब है, उन चीज़ को उनको देख के कि भाई इंसानी शरीर के अंदर ताकत तो है अनबिलीवेबल और अनअचीवेबल टास्क्स को अचीव करने की। बस पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप अपने शरीर को उस स्टेज तक, उस पीक तक कैसे पहुंचाते हो। पहुंचाया जा सकता है। हाँ, अब वो है ना कि जैसे मेरे मन में सवाल आ रहे थे, मैंने ढूंढा इसके बारे में, तो मुझे जवाब भी मिले। वो ऑलरेडी कर रखे उन लोगों ने भाई, एक्सपेरिमेंट। जो मैं सोच रहा हूँ ना कि भाई ये तो बड़ा यूनिक आइडिया है मेरे दिमाग में, अब मैं सर्च कर रहा हूँ तो भाई वो ऑलरेडी सोच रखा है। यानी कि दिमाग सबका काम करता है भाई, ठीक है, कैपेबिलिटी सबके पास है। एग्जैक्टली। तो वही है भाई। अभी कितना टाइम हो गया हमें रिकॉर्ड करते हुए, चेक करना जरा। ये भी देखना रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है। कितना टाइम हुआ है? 48 मिनट्स। ओके, वो दिखा रहा उसमें, पता नहीं कितना हुआ होगा। तो मैं तेरे को नाम बता रहा था यार, नाम उसका मिल नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, व्यूअर्स हमारे कमेंट सेक्शन में कर देंगे टाइप, किसी को मिले उस लिक्विड का नाम। अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है वो, अभी खाली एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, डेवलप हो रहा है वो। और हाँ, एक चीज़ और थी जो तू कहता ना, ब्रेन का साइज बढ़ गया वो, तो वो ओमेगा 3 की वजह से है। ओमेगा 3, हाँ। थ्योरी ये है कि हमारे पूर्वज ने सी फूड यानी मछली शेल्स खाना शुरू किया था, जो DHA और ओमेगा 3 से भरपूर था, ठीक है, और इस न्यूट्रिशन ने ही हमारे दिमाग को का कॉम्प्लेक्सिटी और इतना बड़ा कर दिया उसने। लेकिन यार मछली और क्रैब्स और सी फूड तो हम आज भी खा रहे हैं। अब यही तो सोचने वाली बात है। अब अच्छा, ये तो अब एक चीज हम नोटिस करते हैं, क्या वो अपने पीक पे पहुंच गया दिमाग? नहीं, हाँ, अब दूसरी चीज ये है कि जैसे कि अभी हम
जैसे बंगालीज हैं वो बहुत ज़्यादा फिश कंज्यूम करते हैं, तो क्या उनके ब्रेन में हमारे ब्रेन से किसी तरह का डिफरेंस है? क्या उनका ब्रेन हमारे ब्रेन से बड़ा है या कुछ डिफरेंट फंक्शन कर पाता है? ये वाली वो वाली थ्योरी है ना। मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है। जो बता क्या आ रहा है? वो लोग जादू अच्छा करते हैं ना। बट सब नहीं करते ना यार, सब नहीं। वो तो ट्रेनिंग के ऊपर बात है। जादू, काला, ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक, व्हाटएवर इट इज, वो तो पूरी इंडिया में मिल जाएंगे अच्छा करने वाले लोग। बट वो है ना कि एक जनरल पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं कि अब वो फिश बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इट मीन्स लार्जर, ये है वो लिक्विड, क्या नाम है इसका? परफ्लोरोकार्बन्स। लिक्विड वेंटिलेशन है, लिक्विड वेंटिलेशन। लिक्विड वेंटिलेशन, परफ्लोरोकार्बन्स। ये एक रियल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, परफ्लोरोकार्बन्स। ओके, ठीक है। इनको लंग्स में हम इंजेक्ट करते हैं। हाँ, और भाई सांस लो आराम से, बढ़िया जस्ट तरीके से, फॉर 15 मिनट्स। तो कैसी कैसी चीज़ें हैं भाई, देख रहा है? ये सीधा हम भी करा सकते हैं अपने लंग्स में, पता नहीं। अभी तो जानवर पे ही चल रहा है। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान पहले हवा ही अपने लंग्स में ढंग से भर ले। ठीक है, पानी के नीचे तो बाद में जाके सांस लेना। सही बात है। और भाई चल, ये चीज तो है एक हद तक। तो कुछ कह रहा था अभी, क्या कुछ बता रहा था? मैं ये कह रहा था कि जो बंगालीज होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, मतलब इन कंपैरिजन टू अस, क्या कहते हैं, हम नॉर्थ ऑफ इंडिया में रहते हैं, तो वो इन कंपैरिजन टू अस वो हमसे ज़्यादा फिश कंज्यूम करते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे रोटी, सब्जी, वेजिटेबल्स क्या कहते हैं डेली फूड का पार्ट होता है, ऐसी फिश उनके यहाँ पे डेली फूड का पार्ट है। तो इट मीन्स कि वो हमसे लार्जर क्वांटिटीज में फिश खा रहे हैं। इट मीन्स लार्जर क्वांटिटीज ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स इन देयर बॉडी, DHA, ठीक है। तो जैसे बताया कि मैं नहीं बता रहा भाई, ये जेमिनाई बता रहा है। जेमिनाई AI बता रहा है कि एवोल्यूशन जब हो रहा था तो उस टाइम पे जो हमारे एंसेस्टर थे, एप एंसेस्टर्स, उन्होंने सी फूड खाना शुरू करा, तो उनको वो क्या कहते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स और DHA वगैरह सब मिला, तो उस वजह से ब्रेन का जो साइज था वो इंक्रीज हो गया। तो जो बंगाली हैं, ठीक है, सी फूड ईटिंग पीपल जो हैं, तो क्या उनका नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा बड़ा ब्रेन साइज है? क्योंकि वो तो ये मान के चल कि तब से लेके आज तक कंटिन्यूटी में खाते ही आ रहे हैं। बट ऐसा तो है नहीं, सभी ह्यूमन बीइंग्स का सेम ही होता है ब्रेन साइज, अनटिल और अनलेस किसी इंसान को कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रेन डिजीज ना हो। ये कुछ ब्रेन डिजीज होती है ऐसी कि जिसमें दिमाग का जो साइज होता है वो श्रिंक हो जाता है। क्या पता उस टाइम पे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब उस टाइम पे तो प्रॉपर ही मतलब कि नॉन वेज ही चलता था ना। पहले सब्जियां कहाँ उगाते थे? हाँ, पहले तो सब नॉन वेज ही खाते थे। पहले तो टोटल नॉन वेज था। देख, आज के टाइम में मिक्स हो गया ना, ऐसा मिक्स हो गया, ठीक है। पहले जब सब आदि मानव थे, ठीक है, सब नॉन वेज खाते थे, सब ने सी फूड खाया, सब किस दिन मछलियां बहकर आ गई, सब ने तोड़ी मछलियां, बढ़िया, ठीक है, और सबके दिमाग बड़े हो गए, सब ने ओमेगा 3 खाया, ठीक है, सबके ने ओमेगा 3 खाया, सबके दिमाग बड़े हो गए और सब समझदार हो गए, ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बन गया। फिर मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स में से एक तबका ऐसा हो गया कि वो क्या कहते हैं लैंड के एक ऐसे हिस्से में रहने चला गया जहाँ पे नदियाँ नहीं थी, फिशेस नहीं मिल रही थी, नहीं तो वो वेजिटेबल्स पे रहने लग गए, खाने लग गए, ठीक है। लेकिन एक हिस्सा था जो क्या कहते हैं नदियों के और सी के पास रहा, और उनका जो फिश ईटिंग जो क्या है उनका हैबिट थी वो कंटिन्यूटी में रही। तो उनके दिमागों की जो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ थी, साइज इन टर्म्स ऑफ साइज, वो कंटिन्यूटी में क्यों नहीं रही? पता नहीं है, तो ये बताएगा ये जेमिनाई। पूछूंगा अभी, चल बैकग्राउंड में पूछूंगा इससे। अब लेकिन हाँ वही है कि देख, तुम कितना ही बोल लो भाई, कितना ही बोल लो, लेकिन जो वो अनुनाकी वाली थ्योरी है ना, वो करेक्ट है, वो करेक्ट है, वो हमेशा मतलब एक एक्सटर्नल इंटरवेंशन दिखाई देता है। हाँ, हम कितना ही झुटला ले, कितना ही मना ले, कुछ भी मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज लगा लेना हर तरीके से, एक एक्सटर्नल इंटरवेंशन दिखाई देता है कि उस टाइम के जो
उस टाइम का जो वो बीइंग था, जो एवोल्यूशन के प्रोसेस में था, उसके साथ बीच में कुछ ऐसा हुआ, अब उसके जेनेटिक मॉडल से छेड़छाड़ करी गई और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट हम आज के मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं। तो हाँ, ये है क्योंकि कि और फिर ये है ना कि ये इस टाइप की सबसे पहली तो जो कल्चरल स्टोरीज हैं जो दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में मिलती हैं, सब जगह है, सब जगह है। ये कहते हैं सुमेर सभ्यता से लेके सनातन सभ्यता तक, इजिप्ट में लेके हर जगह मिलती हैं ये। क्या कहते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स थे, ठीक है, रेड इंडियंस इनको बोला जाता है, ठीक है, उन तक में क्या कहते हैं स्काई पीपल्स का जिक्र है। तो वो स्काई पीपल कौन थे? वो मतलब उस टाइम पे तो मतलब कहते हैं ना कि ना कोई किताबें थी, कुछ भी नहीं था, तो उनके दिमाग में अपने आप कहाँ से उपज आ गई कि स्काई पीपल्स, की आसमान से हमारे पूर्वज आए थे। तो वो कहानियां भी कहीं ना कहीं कुछ सिग्निफिकेंस होल्ड करती हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई उनमें से ही बंदा बैठा हुआ कि चिलम फूक के आज मैं कहानी लिखूंगा, आसमान से हमारे देवता आए और उन्होंने हमको बनाया। नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। तो भाई सांसों की अगर बात कर रहे हैं तो एक लास्ट चीज होता है कि जैसे तू भी बता रहा था स्वामी रामा के बारे में। स्वामी रामा, द ग्रेट, द मैन, द मिथ एंड द लेजेंड। तो जो जीता जागता सबूत है कि उन्होंने तो भाई अंग्रेजों की वाट लगा दी, उन्होंने हिला दिया था उन्होंने। मतलब वो जीता जागता सबूत हैं उनका, वो पूरा इंसिडेंट कि जो बताता है कि जो कहानियां है ना कि हमारे जो ऋषि मुनि और या फिर जो आज के टाइम पे भी हिमालयाज में बोला जाता है कि जो तपस्वी लोग, साधु संत कुछ हैं जो कई 100 सालों की उम्र से जी रहे हैं, कोई हजारों सालों की उम्र से जी रहे हैं। तो भाई उस कहानी को सोच के सुन के मेरे को लगता है कि हाँ, क्योंकि देखो हर साधु संत तपस्वी जो भी मतलब नाम दिया जाए उनको, हर कोई एक कॉमन चीज जरूर करता है अपनी आध्यात्मिक क्या कहें कि सफर में, जिसको कहते हैं ध्यान करना। ठीक है, और जो भी बंदा, जो भी इंसान ध्यान करता है उसको अपनी सांसों के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। ठीक है, फिर जो एडवांस लेवल पे ध्यानी लोग होते हैं, जो मतलब ध्यान की एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं ना, कहते हैं कि जहाँ पे सृष्टि, प्रकृति और मनुष्य सब एक हो जाता है। ठीक है, तो उसकी सांसों का जो कंट्रोल होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या था उस इंसिडेंट पे, जब स्वामी रामा यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचे थे और जब वो वहाँ पे लोगों को योगा की टीचिंग्स दे रहे थे और योगा और इंडियन स्पिरिचुअलिटी के बारे में जब पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तो वो काफ़ी सारी ना कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस दिखाते थे वहाँ पे। तो लोगों को यकीन नहीं होता था। वहाँ काफ़ी जर्नलिस्ट भी आए, उन्होंने सवाल पूछे उनसे, तो वो कहते थे कि नहीं यार, हमें विश्वास नहीं है आपके ऊपर। तो उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि ठीक है, do whatever you want to do so that you can believe that whatever I'm telling is truth. तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट की छोटी सी टीम बनाई और स्वामी रामा को बोला कि ठीक है आप आओ। उनको बुलाया पूरे कंट्रोल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे सारे सेंसर्स वगैरह उनकी बॉडी पे लगाए गए। ठीक है, एक दो तीन थे ये, एक तो था एक ईसीजी था। हाँ, ईसीजी और ईईजी लगाए थे। ईसीजी जो होता है वो हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है उनको नापता है, जिससे पता चलता है कि दिल धड़क रहा है और किस फ्रीक्वेंसी और क्या हेल्थ है हार्ट की। ठीक है, और ईईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो ब्रेन वेव्स को नापता है। ठीक है, तो उनके ऊपर सारे वो ईईजी एंड ईसीजी सेंसर्स लगाए गए और उनको बोला कि ठीक है, अब आप, हमारा काम हो गया, अब आप करो जो आपको करना है। स्वामी रामा बैठे, आंखें बंद करी और उन्होंने अपना ध्यान लगाना चालू करा। धीरे धीरे सेंसर्स बीप करने लगे, पीप बीप पीप 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 पी, स्ट्रेट लाइन, ब्रेन वेव्स डेड,
मशीन्स के हिसाब से ब्रेन वेव्स डेड हो चुकी हैं, एंड ईसीजी के हिसाब से हार्ट इम्पल्सेस, हार्ट की पल्स डेड हो चुकी है. बट the man, the myth, and the legend Swami Rama was sitting there alive, his eyes closed. तो जब उनको दिखा कि ये क्या, और पूरे 7 मिनट के लिए स्वामी रामा ने बोल दिया था कि मुझे कोई कुछ ना करे. अब उन्होंने ये कह दिया था उनसे कि ठीक है, आपने अपना काम कर लिया, अब मैं अपना काम करूंगा, ठीक है, जब तक मैं आंखें ना खोलूं तब तक मुझे ना छेड़ा जाए. ठीक है. आई थिंक अराउंड पूरे 7 मिनटों के लिए मशीन्स की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट डेड थी. कोई हरकत नहीं, कुछ नहीं. डॉक्टर्स को लगा कि भाई मर गए, ये मर गए हैं. हमने इनको चैलेंज दिया, इन्होंने भी अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए चैलेंज ले लिया, और अब ये अपने ही चैलेंज की वजह से ये इंसान मर चुका है. बट 7 मिनट बाद हुआ चमत्कार. मतलब स्वामी रामा के लिए तो नॉर्मल बात थी, उनको चमत्कार लगा सारे साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स को कि हम ये क्या देख रहे हैं, व्हाट द हेल वी आर सीइंग राइट नाउ. तो जब उन्होंने आंखें खोली और फिर से हार्ट बीट्स एंड ब्रेन वेव्स क्या कहते हैं मशीन्स में रिवाइव होने लगी, ग्राफ ऊपर बढ़ने लगा, तो दे वर शॉक्ड कि हर साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से स्वामी रामा डेड थे. तो ऐसा कैसे हुआ कि 7 मिनट बाद एक इंसान मर के जिंदा हुआ है कॉन्शियसली, कि उसने खुद को मार दिया और खुद जिंदा हो गया. ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई? इंडियन साधुस की बात ही अलग है. और स्वामी रामा ने खुद कहा था कि दिस इज द कंट्रोल दैट योगा गिव्स यू ऑन योर ओन बॉडी. तो कहते हैं कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योगा एंड द स्पिरिचुअल टीचिंग्स ऑफ माय गुरु दैट आई प्रैक्टिस एवरी डे. सो और लोग चेक कर सकते हैं उनके बारे में जाके. जैसे मैं देख रहा था ना, तो मतलब कि उन्होंने ऐसा किया कि था उसमें भी सांसों का ही कुछ है ना, तो उन्होंने अपने आप को समेट के बिल्कुल एक माइक्रो लेवल पर ले गए, मतलब अपनी सांसों को समेट के एकदम. तो एक ऐसी ट्रांस में चले गए ना जहाँ मशीन पकड़ ही नहीं पा रही. एग्जैक्टली, मशीन उसको सेंस ही नहीं कर सकती. तो जैसे कि होता है कि जैसे कि मतलब इंडियन स्पिरिचुअलिटीज में बताई जाती है कि इंसान के 5 शरीर होते हैं. एक तो फिजिकल बॉडी, ठीक है, यहाँ इसमें टाइप करना, सर्च करना, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है. एक तो स्थूल शरीर होता है शायद से, जो हमारा फिजिकल बॉडी होती है, ठीक है. एक कारण शरीर होता है जो रीजनिंग करती है बॉडी, ठीक है. एक क्या होता है यार, एक अभी देखता हूँ. स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर होता है एक, कि जो माइक्रो बॉडी होती है, ठीक है. फिर उसके बाद शायद उसके बाद फिर लास्ट में आत्मा आती है. आत्मन शरीर या आत्मा शरीर उसको बोलते हैं. और कितने तरह के बताता? तो 5 तरह की होती है बॉडीज. 5 तत्व से ही मिल के बनती ना. अब ये पता नहीं तत्व तो तत्व से उसका कुछ लेना देना है कि नहीं है, बट देयर आर 4 or 5 टाइप्स ऑफ बॉडी दैट अ ह्यूमन बीइंग हैज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्पिरिचुअलिटी. भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान के बेसिस पे 5 तरह के शरीर होते हैं. हाँ, तो वो 5 तरह के होते हैं हिंदी में. हाँ, हिंदी में नहीं. आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से नहीं, ये नहीं. इसमें लिखना क्या कहते हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर, टाइप्स ऑफ बॉडी, ऐसे लिख. शरीर, कारण शरीर. हाँ, भारतीय दर्शन के अनुसार मानव अस्तित्व 3 शरीरों से बना है. स्थूल शरीर,
मतलब जो फिजिकल बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर, मन और बुद्धि, और कारण शरीर बीज रूप। तो कहते हैं स्थूल शरीर नश्वर है और हड्डियों और मांस से बना है, फिजिकल बॉडी। सूक्ष्म शरीर अनुभव कराता है। सूक्ष्म शरीर मतलब कि जो कहते हैं ना कि जो अनुभव कर रहा है, द माइंड, ठीक है। ब्रेन जो ऑर्गन है और जो ब्रेन के अंदर बैठ के सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट्स कॉल्ड माइंड। तो कारण शरीर, ठीक है। सॉरी, सूक्ष्म शरीर। और क्या लिखा है ये, और जबकि कारण शरीर पिछले कर्मों के संस्कार धारण करता है। अच्छा, और जो कारण शरीर होता है वो कर्म को अर्जित करता जाता है। जैसे आप कर्म कर रहे हो, वो कर्म जुड़ रहे हैं आपके साथ, वो आप इस जन्म में भोगोगे और फिर नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओगे। ये भी 3 है, पता, शिव की भी 3 तरह की पूजा होती है ना। जो कहते हैं ना कि शिव को एक तामस होती है कुछ ऐसे करके, हाँ, वो 3 तरह के होते हैं। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि भांग धतूरा खाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, तो एक्चुअल में वो पूजा होती है शिव की उससे। तो वो क्या ना कि वो भांग धतूरा खा नहीं रहे हैं, वो भांग धतूरा काइंड ऑफ उनको दिया जा रहा है ताकि, क्योंकि वो क्या ना, भांग धतूरा ये सब क्या है, ये तामसिक एनर्जी होल्ड करते हैं, सारे एलिमेंट्स। तामसिक ऐसे करके मतलब 3 तरह की पूजा कहते हैं उसको। तो वो तामसिक एनर्जी होल्ड करते हैं वो सारे एलिमेंट्स। तो उसका मतलब कहें कि सिग्निफिकेंस क्या है, वो रिप्रेजेंटेशन क्या है उसका। रिप्रेजेंटेशन ये है कि इफ आई एम डोनेटिंग और क्या कहते हैं, प्रेजेंटिंग भांग धतूरा, और क्या कहते हैं कि किसी मंदिर में जहाँ पे काल भैरव शिव का ही रूप है, वो 3 होती है ना, 3 जैसे मैंने कहा। एक होती है दूध दही मावा, ये सब होता है। दूसरी भांग धतूरा, ठीक है, दूसरी पूजा में। तीसरी में होती है भस्म आरती। हाँ, तो क्या कहते हैं कि जैसे काल भैरव है, उनके यहाँ पे उन पे शायद अल्कोहल भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं है कि वो उनको चाहिए अल्कोहल तो हम चढ़ा रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस और क्या कहें कि रिप्रेजेंटेशन ये है कि मेरी जिंदगी से, मेरे जीवन से जो तामसिक ऊर्जा है वो मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, ताकि क्या कहते हैं कि आप उसको समाहित कर सके और मेरे अंदर, मेरी क्या कहते हैं जीवन के अंदर, क्या कहते हैं, राजसिक ऊर्जा का प्रवाह हो। इसलिए कि हाँ भाई, जो मेरी भी जितनी भी सारी जो क्या कहते हैं ना नेगेटिविटी है मेरे अंदर से, भगवान मैं चाहता हूँ कि ये सब आपके चरणों में समर्पित हैं, आप इसे मेरी जीवन से मिटा दो, ठीक है। और उनको थोड़ी ना चाहिए यार, उनको नहीं चाहिए भाई, उनको थोड़ी ना चाहिए, उनको तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता कि उनको चाहिए वो चीज कि वो पीते हैं, नहीं ये स्टूपिडिटी है। नहीं तो करेक्ट जो सेंस है वो उस बात का ये है कि हम अपने जीवन की सारी जो भी मेरे जीवन में नेगेटिविटी है, तामसिक ऊर्जा है, सब कुछ है, वो उनके चरणों में समर्पित कि भगवान अब मेरे जीवन में अच्छा रहे आपकी कृपा से। तो ये होता है। जैसे किसी जैसे एक बहुत सिंगर था, है अभी भी, फाजलपुरिया, तो एक पॉडकास्ट में आया था, तो वो ये बता रहा, तो पॉडकास्ट वाला पूछ रहा था कि सर बताइए आजकल पार्टी वार्टी तो बढ़िया चलती होगी आपकी। तो कह रहा है कि यार पार्टी का देखो सीन ऐसा है, वो बता रहा था कि यार मैं लास्ट ईयर, वो उसकी कहानी ये थी, तो कि बोल रहा कि यार पिछले साल ना मैं क्या कहते हैं उज्जैन में कौन सा महाकालेश्वर मंदिर है, हाँ यार इतना तो मेरे को भी ध्यान नहीं है। हाँ, तो उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, कह रहा कि वहाँ पे गया था मैं, फाजलपुरिया वहाँ गया था, कह रहा था, और कह रहा कि जब वहाँ पे जो भस्म आरती होती है, कह रहा कि मैं उस आरती में बैठा हुआ था, ठीक है, तो जहाँ अंदर मंदिर के अंदर आरती चलती है और वहाँ, तो कह रहा कि मेरे को वहाँ पे मौका मिला क्या कहते हैं जो शिवलिंग है उसके पास जाने का। कह रहा कि भाई मैं शिवलिंग के पास बैठा था और जो चारों तरफ वो बनी होती है ना बाउंड्री, उन्होंने कहा कि भाई मैं वो बाउंड्री पे बैठ के उस पर हाथ रख के, कह रहा मैंने भगवान से बोला कि भगवान मतलब जो मैं ये दारू वारू ये सब पीता हूँ ना, मतलब ये निकाल दो आप मेरे जीवन से, ठीक है। कह रहा कि भाई वो दिन आज का दिन है, मन में विचार ही नहीं आता कि मैं पी लूं। तो ये मतलब है उस चीज का कि आपने अपनी तामसिक ऊर्जा को निकाल के, भांग धतूरा जब आप रख रहे हो कि भाई मेरे जीवन की जो तामसिक तमस है वो मैंने आपके सामने रख दिया, अब आप इसका जो करना है करो। तो क्या तो आप अपनी चीज निकाल के दे रहे हो सामने। एग्जैक्टली। तो वो क्या ना, भगवान उसका नाश कर दे रहे हैं ताकि फिर आपके जीवन में अच्छी ऊर्जा का, राजसिक ऊर्जा का प्रवाह हो। बहुत बहुत सही है। चलें तो फिर
तो आज के लिए इतना काफी है फिर। तो आज के लिए इतना काफी है। बोलने तो और भी चाहते हैं लेकिन काफी डिस्कशन काफी और लंबा हो सकता है, बट फिलहाल के लिए आज के लिए इतना काफी है। फिर से मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, और लाइक कर दिया करो जितने भी लोग देखते हो वीडियो को, प्लीज़ लाइक एंड हाइप कर दिया करो वीडियोस को। और कुछ नए सजेशंस हमें मिले हैं कमेंट सेक्शन में, वी आर वर्किंग ऑन दोज आल्सो। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कुछ सजेशंस ना हमारे कमेंट सेक्शन में रख दिया करो। तब तक के लिए बाय बाय।